नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया भर में ये क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है कि क्या रशिया आक्रमण करेगा यूक्रेन पर। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल है, इज रशिया अबाउट टू इन्वेड यूक्रेन। क्योंकि जिस तरीके से रशियन टैंक्स, रशियन सोल्जर्स धीरे धीरे घेर रहे हैं यूक्रेन को, तो इससे नेटो भी काफी हद तक चिंतित है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी चिंतित है। यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से धीरे धीरे रशियन आर्मी, इनके टैंक्स यहाँ पे जो ईस्टर्न बॉर्डर है यूक्रेन की, यहाँ पे डिप्लॉयड हो चुके हैं। और अभी के लिए आशंका ये जताई जा रही है कि पॉसिबिलिटी है कि जिस तरीके से 2014 में रशिया ने क्राइमिया हथिया लिया था फ्रॉम यूक्रेन, अब पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत बड़ा एरिया ये कब्जा लेंगे यूक्रेन का। और ये सब देखते हुए जो बाइडेन ने हाल ही में ये कहा है कि मेरी कंप्लीट बैकिंग है टू यूक्रेन, यूएसए यूक्रेन के साथ खड़ा है और रशियन अग्रेशन का हम सामना करेंगे। अब जो बाइडेन का ये कहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सोच कर देखो, जब 2014 का टाइम था तब बराक ओबामा थे प्रेसिडेंट, जो बाइडेन उस वक्त थे यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट। इन दोनों के अंडर व्लादिमीर पुतिन ने क्राइमिया हथिया लिया फ्रॉम यूक्रेन। अब यहाँ पे फिर से सिनेरियो बन रहा है कि जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी में पुतिन फिर से एक बहुत ही बड़ा एरिया कब्जा सकते हैं यूक्रेन का। तो जो बाइडेन के लिए देखो ये सिर्फ मैटर नेशनल सिक्योरिटी का या फिर जियोपॉलिटिक्स का नहीं है, ये मैटर उनकी प्राइड का भी है। ये फिर से पुतिन को अलाउ नहीं करना चाहते कि बहुत बड़ा एरिया ईस्टर्न यूरोप का ये कैप्चर कर ले। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि रशिया ये सब क्यों कर रहा है, यूक्रेन में इस वक्त क्या इश्यूज हैं और क्या इससे यूक्रेन और रशिया की वॉर भी हो सकती है इन द फ्यूचर। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, इनमें से कौन सा स्ट्रेट होता है एक बहुत ही नैरो पैसेज जो अलग करता है दो बड़े लैंड मासेस को। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि इनमें से कौन सा वो फेमस स्ट्रेट है जो अलग करता है यूक्रेन को रूस से। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, टॉरस स्ट्रेट, बास स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट या फिर केर्च स्ट्रेट। कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, आईआईटी एग्जामिनेशन, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी से क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक करो अपने एग्जाम पे। फॉर एग्जांपल इस केस में आईआईटी, क्लिक करो गेट सब्सक्रिप्शन पे और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। आइकॉनिक कोर्स में आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा जो आपको मोटिवेट करेगा थ्रू आउट योर कोर्सेज। प्लस कोर्स भी यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं फॉर 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, 18 मंथ्स। मगर जो प्राइस लिखा है ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज करो यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। नाउ सबसे पहले आपको समझने होंगे बेसिक्स। यहाँ पे आप देखेंगे ये एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देखेंगे ये है यूरोप। ना यूरोप में यहाँ पर आप देखोगे ये है यूक्रेन। यूक्रेन आपको मिलेगा ब्लैक सी के करीब। राजधानी है यहाँ पर कीव, जो यहाँ पे आप देख पाएंगे। और ये देश शेयर करता है एक बहुत ही बड़ी लैंड बॉर्डर रशिया के साथ। और यूक्रेन अपने आप में साइज और आबादी के हिसाब से काफ़ी बड़ा देश है। आप अगर देखो तो रशिया की टोटल आबादी है 14 करोड़ 50 लाख के आसपास, और रशिया पूरी धरती का सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन आप अगर देखो तो इवन तो रशिया के साइज में काफ़ी छोटा है, मगर इनकी आबादी भी है अराउंड 4 करोड़ 50 लाख। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक टाइम पर ये दोनों देश एक कंट्री थे। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यूएसएसआर की। 1991 में आपको पता होगा कि ये जो देश है ये टूट गया था और यहाँ पे वेरियस जो कंट्रीज हैं ये बिखर गई थी। तो ये जो सारे देश आप यहाँ पे देख रहे हो, एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब रशिया को मिलाकर ये सब एक ही कंट्री थे 1991 से पहले। तो इवन दो यूक्रेन और रशिया अलग हो गए, मगर कल्चरली इन दोनों से सिमिलर देश आपको शायद ही मिले पूरी दुनिया में। रिलीजन दोनों तरफ सेम है, दोनों देशों में ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी फॉलो की जाती है। भाषा को आप अगर देखोगे तो यूक्रेनियन और रशियन में बहुत ज़्यादा कम डिफरेंस है। यूक्रेनियंस बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं रशियंस को, रशियन समझ लेते हैं यूक्रेनियन। और ओवर द ईयर्स बहुत सारे यूक्रेनियन सिंगर्स, आर्टिस्ट ये गए रशिया में और इन्होंने रशिया में बहुत ज़्यादा शोहरत पाई और इनको एक्सेप्टेंस भी मिली। तो 1991 से लेकर आप कह सकते हैं 2010 के आसपास तक रशिया और यूक्रेन के जो रिलेशंस थे ये थे भाइयों वाले, लाइक ब्रदर्स। मगर फिर 2010 के बाद एक काफ़ी बड़ा चेंज आया। नेटो ने एक स्ट्रैटेजी ये बनाई, नेटो ने प्राइमरली मैं कहूँगा यूएसए ने, कि क्यों ना यूक्रेन के जो इलेक्शंस होते हैं इसमें हम कुछ इन्फ्लुएंस डालें और जो यहाँ पे पॉलिटिशियंस होते हैं उनको अपनी तरफ कर दें। और एक दिन हो सकता है कि यूक्रेन में एक ऐसी सरकार बन जाए इलेक्शन से जो काफ़ी हद तक प्रो यूरोप हो, प्रो यूएस हो, और फिर हम यूक्रेन को उस टाइम यूरोपियन यूनियन या फिर इवन नेटो का पार्ट बना सकते हैं। बेसिकली यूक्रेन को हमेशा के लिए रशिया से कर सकते हैं दूर। नाउ आप यहाँ पे पूछेंगे, अच्छा ये तो स्ट्रैटेजी है यूएसए और नेटो की, क्या यूक्रेन के लोग चाहते हैं कि रशिया से दूर हो जाएं? देखो एक टाइम था जब दोनों कंट्रीज के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे,
मगर सिंस रशिया में जो करप्शन है काफ़ी हद तक बढ़ गया, पुतिन के अगेंस्ट आज के समय रशियंस ही विरोध कर रहे हैं कि पुतिन करप्ट हैं, इनके आसपास के जो मिनिस्टर्स हैं ये सब करप्ट हैं। रशिया में ओवरऑल आप अगर देखो तो गरीबी बढ़ी है, जो एवरेज इनकम है यहाँ पे वो काफ़ी हद तक गिरी है। तो इसलिए यूक्रेन में भी आज के समय एक बहुत बड़ी आबादी है, वो चाहती है कि अब ऑल टुगेदर रशिया से हम दूर हो जाएं। हाँ, दोस्ती बनी रहे, कल्चरली सिमिलर दोनों कंट्रीज हैं, वो अपनी जगह है, मगर यूक्रेन को भी ज्वाइन करना चाहिए यूरोपियन यूनियन, और यूक्रेन को भी डेवलप करना चाहिए पोलैंड की तरह, जर्मनी की तरह, फ्रांस की तरह। तो ज़्यादातर यूक्रेन में जो वेस्ट में लोग रहते हैं ना, वेस्टर्न यूक्रेन में, ये हैं काफ़ी हद तक प्रो यूरोपियन यूनियन। जो ईस्टर्न यूक्रेन के लोग हैं ना, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ये लोग अभी भी ये कहते हैं कि नहीं, रशियंस आर आर ब्रदर्स, हमको रशिया का साथ देना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में अगर हमारा रीजन प्रॉस्पेरिटी करेगा तो रशिया की हेल्प से ही करेगा। तो कम शब्दों में आप कह सकते हो कि यूक्रेन एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट देश है। यहाँ पे ऑलरेडी सोच में, विचार में बंटवारा हो चुका है। कई लोग हैं जो प्रो रशिया हैं, कई लोग हैं वो प्रो यूएसए, प्रो यूरोपियन यूनियन है। अब इस बात का जो फायदा है ये उठाया रशिया ने और यूएसए दोनों ने। यूएसए ने अपने सपोर्ट से यहाँ पे खड़े कर दिए कई लीडर्स, रशिया ने भी यहाँ पर ये किया। मगर अभी के लिए यूक्रेन में जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, ये है बहुत ज़्यादा प्रो यूएसए। ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूक्रेन बने यूरोपियन यूनियन का पार्ट और नेटो को भी ज्वाइन कर ले। ये रशिया के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। रशिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात हो जाएगी अगर यूक्रेन बन गया एक नेटो मेंबर, क्योंकि ऑलरेडी आप अगर देखो तो मॉस्को से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर ये जो 3 देश आपको दिख रहे हैं, एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया, जिनको हम कहते हैं बाल्टिक देश, तीनों ज्वाइन कर चुके हैं नेटो। तो अगर कल को यूक्रेन ने भी ज्वाइन कर ली नेटो, तो बहुत ही आसानी से नेटो एक लैंड अटैक कर सकता है रशिया पे इन द फ्यूचर फ्रॉम साउथ एंड नॉर्थ। तो रशिया किसी भी बेसिस पर यह अलाउ कर नहीं सकता। इसलिए रशिया ने अब यहाँ पर यह सोचा है कि ठीक है, हम यूक्रेन को आपस में बांट देंगे। और रशिया की जो नीति है ये काफ़ी हद तक ऐसी है, इन्होंने क्राइमिया में यही किया, क्राइमिया को पहले कब्जा लिया, फिर यहाँ पे रखवाया एक रेफरेंडम। आप सोच कर देखिए, एक कंट्री के रीजन को कब्जा कर वहाँ पे लोगों से पूछा आप हमको ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने अंडर ये कराया ये वोट, और ये डिक्लेयर कर दिया कि देखो क्राइमिया के जो लोग हैं ये चाहते हैं कि ये पार्ट बने अब रशिया का, तो क्राइमिया, ये क्राइमिया है, ये आज से हो गया रशिया का पार्ट। अब पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि एक और रीजन है यूक्रेन का, डॉनबास करके, ये जो रीजन है ना यहाँ पे, ये है डॉनबास, यहाँ पर भी रशिया यही करेगा। रशिया ऑलरेडी इनडायरेक्टली यहाँ पर जो भी प्रो रशिया सपोर्टर्स हैं इनको प्रोवाइड कर रहा है पैसा, वेपन्स, और पॉसिबिलिटी अब ये लग रही है कि बहुत ही जल्द रशियन टैंक्स, मिलिट्री ये एरिया भी कब्जा लेंगे और फिर से यहाँ पर रेफरेंडम करा के इस रीजन को भी पार्ट बना देंगे रशिया का। और डॉनबास ये जो जगह है ना, ये रख लेना एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि डॉनबास रीजन कहाँ पे है, ये न्यूज़ में क्यों था, तो डॉनबास आपको मिलेगा यूक्रेन में। अभी के लिए तो ऑफकोर्स यूक्रेन का ही पार्ट है, और रशिया ने यहाँ पर वार्निंग दी है कि जो नई डॉनबास की कॉन्फ्लिक्ट है ये बर्बाद कर देगी यूक्रेन को। ये इनके लिटरल शब्द हैं कि डॉनबास में अगर कल को यूक्रेन ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर दी, या फिर ये भी बात चल रही है कि अमेरिकन मिलिट्री को बुलाकर ये डिप्लॉय करवाएंगे डॉनबास में, रशिया ने क्लियर वार्निंग दी है कि डॉनबास में हमारे लोग रहते हैं, यहाँ पर प्रो रशिया लोग रहते हैं, इनको आप अगर सरप्राइज करोगे तो पूरा यूक्रेन सफ़र करेगा, यूक्रेन हो जाएगा बर्बाद। नाउ यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा, अच्छा तो अभी के लिए तो हमने ये सुना है कि यूएस इन्वॉल्व है या नहीं, बाकी भी देश हैं यहाँ पे, जर्मनी है, फ्रांस है, इनको चिंता नहीं हो रही कि रशिया धीरे धीरे एक देश का जो लैंड है ये स्वॉलो कर रहा है, कल को ये पोलैंड तक आ सकते हैं, तब ये लोग क्या करेंगे। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मेन जो कंसर्न था जर्मनी का, फ्रांस का, बाकी कंट्रीज़ का, वो था नेचुरल गैस से रिलेटेड। रशिया ने नॉर्थ टू स्ट्रीम गैस पाइपलाइन बनाकर इनकी सारी जो प्रॉब्लम है ये कर दी है गायब। अब आज के समय क्या है कि जर्मनी को कोई चिंता नहीं है यूक्रेन की। समझाता हूँ यहाँ पे इसका मतलब क्या, मैं क्या कह रहा हूँ। देखो जर्मनी, फ्रांस, ये सब जो देश हैं यहाँ पर, इनके लिए यूक्रेन का रोल था एक गैस पाइपलाइन का ट्रांजिट। सिंपली यही, इन कंट्रीज को चाहिए होती है नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस प्रोवाइड करता कौन है, ये प्रोवाइड करता है रशिया। अब नेचुरल गैस ट्रक में तो आएगी नहीं, ये आएगी एक पाइपलाइन में। तो कई नेचुरल गैस की पाइपलाइंस हैं जो गुजरती है यूक्रेन से। तो जब तक यूक्रेन की यहाँ पर नीड थी, सब जो देश थे ये चिंता करते रहे यूक्रेन की। अब रशिया ने प्रपोज कर दी नॉर्थ टू गैस पाइपलाइन। इसमें रशिया सीधा यहाँ से पाइपलाइन बनाकर थ्रू बाल्टिक सी गैस प्रोवाइड करेगा जर्मनी को और बाकी कंट्रीज को। तो अब इनको टेंशन नहीं है कि यूक्रेन के साथ जो होता है
क्राइमिया चला जाता है, कीव चला जाता है, यूक्रेन की इंपॉर्टेंस इन कंट्रीज के लिए हो गई है काफी हद तक कम, और इसलिए जर्मनी, फ्रांस काफी हद तक चुप है रशिया के एक्शंस को लेकर। और बाय द वे, नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन क्या है, इस पर मैंने बनाई है एक अलग से वीडियो, करीब 2.5 लाख लोग देख चुके हैं इसको भी आप देख सकते हैं ऑन वर्ल्ड अफेयर्स। सिंपली सर्च कर देना नॉर्ड स्ट्रीम 2 वर्ल्ड अफेयर्स, आपको वीडियो मिल जाएगी। सो कंक्लूजन में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देखना होगा कि रशिया बहुत ही जल्द विद इन 1-2 मंथ्स, क्योंकि हो सकता है इसमें टाइम भी लगे, क्राइमिया को जिस तरीके से रूस ने कब्जाया था, आप अगर उसको स्टडी करोगे तो उस पूरे प्रोसेस में आराम से 6 से लेकर 8 महीने लग गए थे। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर भी टाइम लगे, मगर इवेंचुअली एक दिन सडनली रशिया डिक्लेयर करे कि नहीं, ये जो डोनबास रीजन है ये भी आज से है रशियन फेडरेशन का पार्ट। सो घूम फिर के देखो, प्रेशर यहाँ पे आएगा जो बाइडेन पे कि इसका ये कैसे रिएक्शन देंगे। इसमें अभी भी मैं कहूँगा वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस काफ़ी कम है। यूएस यूक्रेन के लिए रशिया से वॉर स्टार्ट नहीं करेगा, मगर देखना यहाँ पर ये होगा कि एक बार यूक्रेन ये एरिया जो ऑलरेडी काफ़ी हद तक इनके हाथ से निकल गया है, एक बार ये बिल्कुल खो देता है, तो क्या बचा हुआ जो यूक्रेन है ये नेटो ज्वाइन करेगा या नहीं, और अगर ज्वाइन करता है तो रशिया उसके बाद क्या कार्रवाई करेगा। ओवरऑल मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि एज ए न्यूट्रल सिटीजन मुझे काफ़ी बुरा लगता है यूक्रेन के सिटीजन्स के लिए, क्योंकि आने वाले साल इनके लिए बहुत ज़्यादा वायलेंट और दुखों से भरे हो सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। इंडिया का स्टांस यहाँ पर क्या है, इंडिया क्या सपोर्ट करता है रशिया को? हाँ देखो, यूएन में जो रिसेंटली वोट हुआ था उसमें हमने रशिया का समर्थन किया क्राइमिया के इशू को लेकर, तो इंडिया आज भी सपोर्ट करता है रशिया का इस पर्टिकुलर मैटर पे। हाँ, देखना ये होगा कि रशिया अगर डोनबास को कब्जा लेता है तब इंडिया का रिएक्शन क्या होगा। चाइना ऑब्वियसली रशिया के साथ ही खड़ा होगा यहाँ पर, मगर इंडिया के लिए यहाँ पे काफ़ी एक मुश्किल टेस्ट होगा कि क्या हम रशिया को सपोर्ट करें या ना करें। तो मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से जिस तरीके से अतीत में हमने क्राइमिया को लेकर रशिया का सपोर्ट किया है, क्या डोनबास के इशू को लेकर भी हमें भविष्य में रशिया का सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सा स्ट्रेट है ये अलग करता है रूस को यूक्रेन से। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, कर्च स्ट्रेट इज द राइट आंसर। और मैं आपको दिखा देता हूँ ये स्ट्रेट है कहाँ पर। यहाँ पे आप देखोगे ये है क्राइमिया रीजन और ये यहाँ पे है कर्च स्ट्रेट। वर्ल्ड मैप के हिसाब से अभी भी जो ज़्यादातर कंट्रीज एक्सेप्ट करती है मैप, वहाँ पर ये दिखता है कि क्राइमिया इज पार्ट ऑफ यूक्रेन, तो इसलिए अभी भी कहते हैं कि कर्च स्ट्रेट एक्चुअली अलग करता है यूक्रेन को फ्रॉम रशिया। बाकी जगह आप अगर देखो, जो तारो स्ट्रेट था ये अलग करता है पपुआ न्यू गिनी को फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। बास स्ट्रेट आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और डोवर स्ट्रेट आपको मिलेगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इसी के साथ यह है वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।